वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि ये एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड पेपर का मॉडल पेपर है, वो भी लिखित टाइप का, यानी कि जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे इसमें। ठीक है। बीए के 6 सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो प्राचीन इतिहास का जो पहला पेपर था उसमें आपको रिलीजन एंड फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना था, यानी कि उसमें आपको धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ना था। पेपर 2 में आपको प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो प्राचीन भारत में क्या क्या कलाएं विकसित थी और क्या क्या वास्तुकलाएं थी, इनके बारे में हमको जानना है। हम मौर्य काल में देखेंगे। मौर्य काल से शुरू करते हैं। पूरा जो आपका सिलेबस है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। भारत में या प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला पेपर का आपके नाम है। ठीक है। धर्म और दर्शन वाला तो आपने समझ लिया होगा। तो अब इन प्रश्नों को समझ लीजिए, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, बीए तृतीय वर्ष का 6वां सेमेस्टर, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला। ठीक है। 2024-25 के परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 खंडों में आपका पेपर बँटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनकी संख्या 10 होगी। 10 के दसों प्रश्न यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। 50 शब्द में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्यकालीन स्तंभों के नाम लिखिए। फटाफट से आप बताएंगे। 2 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न के लिए अति लघुत्तरीय को करने में। ठीक है। यानी 50 शब्दों में अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से लिखेंगे तो आपको उसके लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है, यानी कि 2 नंबर का पेपर है। आप अगर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय की अगर बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है, अगर 10 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन है तो उसमें आपको 7 से 8 नंबर अधिकतम दिए जाते हैं, उससे अधिक नहीं दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न जो छोटे-छोटे होते हैं उनमें आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्तंभों के नाम लिखिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मौर्यकालीन स्तंभ कौन-कौन से हैं? मौर्यकालीन स्तंभों की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में स्तंभ जो हैं इसमें एक प्रकार से ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन स्थापत्य कला और वास्तुकला का दूसरा चरण जो रहा है वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है। आपको बता दूं यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे एक प्रकार, अच्छा, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत बन करके भारत में आया था। वो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसका नाम था मेगस्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। वो मौर्य शासकों के बारे में बढ़िया जानकारी देती है। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त के महल की काफ़ी प्रशंसा करी थी क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के स्तंभ थे। और अशोक के आप देखेंगे एकादश स्तंभ जिन पर उनके प्रसिद्ध शिलालेख अंकित हैं, वो प्राचीन स्थापित कला के एक अच्छे नमूने माने जाते हैं। कुल मिलाकर के कई सारे स्तंभ हैं जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं स्तंभों में, मौर्यकालीन स्तंभों में। पहला स्तंभ है वो है बसाड़ का सिंह शीर्ष स्तंभ। ठीक है। आप लिखेंगे पहला स्तंभ कौन सा? पहला स्तंभ है आपका बासाड़ सिंह शीर्ष स्तंभ। इस स्तंभ की बात की जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वैशाली नगर पड़ता है, वहीं से प्राप्त ध्वन्य अवशेषों जिनके सिरे पर सिंह मतलब की आकृति और एक प्रकार से भौली एक प्रकार से बनी हुई है, जिसमें अशोक कालीन कलाकार की पटुता नहीं दिखाई देती है। तो बसाड़ सिंह का जो शीर्ष स्तंभ है एक ये है। दूसरा आपका है संकिया का गज शीर्ष। संकिया का जो गज शीर्ष है, ठीक है, ये भी एक स्तंभ लेख टाइप का है। ओके। संकिया का गज शीर्ष, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। संकरंसी बसंतपुर नामक स्थान में इसकी पहचान की जाती है, मतलब की गई है। और 70 फुट ऊंचा स्तंभ था ये, जिस पर बैगनी रंग की चमकीली पॉलिश थी। स्तूप के सोपान के ऊपरी भाग में यह स्थित था। वस्तुतः इस पर एक हाथी का शीर्षक था। यह गज शीर्ष स्तंभ का सुंदर उदाहरण है और अशोक का एकमात्र एक प्रकार से स्तंभ है जो गज शीर्षक है, वो है संक्रिया का या संक्रिया का गज शीर्ष। ठीक है। तीसरा जो एक प्रकार से मौर्यकालीन स्तंभों में शुमार है या नाम है, वो है रामपुरवा का वृक्ष शीर्षलेख। वृक्ष शीर्षलेख जो है रामपुरवा का जो है ये, या सॉरी, वृषभ वृषभ शीर्षलेख। ठीक है। वृषभ माने बैल। आपको बता दूं इसकी जो है, आपको मतलब इसके शीर्ष पर नटुआ बैल बना हुआ है। रामपुरवा जो वृषभ शीर्ष अभिलेख है, जिसका शरीर मांसल है
मध्य में गोल अलंकृत खंड तथा नीचे अधोमुख कमल है। सभी लक्षण अत्यंत सुंदर हैं इसके। वृषभ अपनी चौकी पर ललित मुद्रा में खड़ा हुआ है तथा खंड के नीचे अर्धामुख कमल है और उसमें किसी प्रकार की थकान नहीं दिखाई देती है। तो ये रामपुरवा का वृषभ शीर्षलेख है। चौथा जो स्तंभ लेख है जो मौर्य काल से प्राप्त हुआ है वो है लौरिया नंदनगढ़ का सिंह। ठीक है, लेख लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है उसकी बात की तो उसके शीर्ष पर जो है बाघ बना हुआ है, यानी सिंह की मूर्ति बनी हुई है, जो अकड़ मुद्रा में या अंकड़ मुद्रा में खड़ा हुआ है। गोल चौकी पर हंसों की पंक्ति तथा खंड के नीचे अधोमुख कमल की आकृति है। सिंह की आकृति बलिष्ठ और प्रभावपूर्ण दिखाई गई है लौरिया के नंदगढ़ या नंदनगढ़ अभिलेख में। ठीक है, पांचवा जो एक प्रकार से स्तंभ लेख है या वो है एक प्रकार से आपका वो क्या है, रामपुरवा का सिंह शीर्ष लेख। क्योंकि रामपुरवा में एक वृषभ शीर्ष लेख है और एक आपका सिंह स्तंभ लेख है। इसमें रामपुरवा के सिंह स्तंभ लेख की अगर बात की तो इसमें बलिष्ठ सिंह चौकी पर सरल ढंग से बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके प्रत्येक अंग सुगठित हैं। हंस और अर्धोमुख कमल की आकृतियां भी मनोहर काफ़ी दिखाई गई हैं। चरण चौकी पर उत्कीर्ण हंस दाना चुगते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। सिंह की गर्दन के बाल जो है गले पर लहराते हुए दिखाई देते हैं इसमें। तो ये है रामपुरवा सिंह का स्तंभ लेख। इसके अलावा छठा आप लिख सकते हो मौर्यकालीन स्तंभों के नाम में, वो है आपका सांची का चतुर सिंह स्तंभ। सांची का जो सांची स्तंभ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप स्थित है और इसके मतलब कि इसके शीर्ष पर आप देखेंगे सारनाथ स्तंभ के समान चार जो सिंह हैं वो विराजमान हैं, जो अपने अधिष्ठान पर पीठ से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। चारों की जो दिशा है मुख की वो अलग अलग है। इसकी गर्दन और गले के केस यानी जो बाल हैं वो समूहों को गुच्छों की तरह दिखाया गया है। अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से बड़ा अच्छा उत्कीर्ण किया गया है ये। चरण चौकी पर आप देखेंगे तो कमल जो है हंस समूह और त्रिरत्न चिन्ह उत्कीर्ण किया गया है इसमें। तो ये है सांची का स्तंभ लेख। इसके अलावा और भी तमाम सारे स्तंभ लेख हैं जो कि मौर्य काल में फेमस हैं, जैसे कि सारनाथ का चतुर्भुज स्तंभ लेख मतलब चतुरसिंह। सांची का जो चतुरसिंह स्तंभ लेख है वो भी एक प्रकार से, और सारनाथ में भी चतुरसिंह स्तंभ लेख है वो भी। सारनाथ स्तंभ की अगर बात की तो अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूप के सामने खड़ा किया गया था, जिसमें शीर्ष पर चार सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी। कनिंघम जो कि एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने इसका जो है तदाद में बखीरा गांव के लेख हरित स्तंभ से स्थापित किया। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर भी एक प्रकार से जो सारनाथ स्तंभ है उसमें चार बाघ छपे हुए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये एक प्रकार से मैंने आपको बताया मौर्यकालीन स्तंभों के नाम। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है एलिफेंटा की गुफाओं से। बताएं, एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात की जाए तो खास करके मौर्यकालीन गुफाओं की विवेचना अगर आप करते हैं तो जो है पत्थर काट करके गुफाएं बनाई जाती थी और आप देखेंगे कि कई सारी गुफाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जो एक प्रकार से कई सारी गुफाएं जैसे एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल से रिलेटेड हैं, कान्हेरी की गुफाएं हो गई, जोगेश्वरी की गुफाएं हो गई, मांडपेश्वर की गुफाएं हो गई, इसके अलावा करला माजा और बेडी दशा की गुफाएं हो गई। ऐसे तमाम प्रकार की गुफाएं मौर्य काल में फेमस हैं। मौर्य काल में गुफाएं भी हैं जिनमें एलिफेंटा की गुफा जो है ये ज़्यादा फेमस है। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात की जाए तो ये बम्बई हार्बर के पास एलिफेंटा द्वीप समूह है, मतलब द्वीप है, उसी में इस तरह की गुफाएं 8वीं शताब्दी मतलब ईस्वी की मानी जाती हैं। इस द्वीप का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक विशाल हाथी के आकार की गुफाएं थीं जिनका प्रयोग कई तरह से किया जाता था। तो हाथी के विशाल मतलब एक बड़े हाथी के तरीके से इन गुफाओं की आकृति थी, इसीलिए इसको एलिफेंटा गुफाओं के लिए कहा गया। एलिफेंट माने हाथी, एलिफेंटा गुफा यानी हाथी के आकार की। ठीक है, आपको बता दूं कि गणेश गुफा ब्राह्मी मंदिर के प्रारंभिक उदाहरणों में से है। गणेश गुफा या हाथी गुफा बात एक ही है। एलिफेंटा यह पत्थर जनित है, मतलब पत्थर को काट करके बनाया गया है। इसके बाहर बरामदा बना हुआ है जहाँ बनी हाथियों की मूर्तियाँ वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक भवन के आखिरी हिस्से के वर्गाकार खंभे दीवार से लगे हुए हैं। उन्हें इस तरह बनाया गया है कि जैसे वे द्वारपाल हों। इसका उत्कृष्ट उदाहरण चिन्ह आप देखेंगे 3 चेहरों वाली एक मूर्ति यानी त्रिमूर्ति है जो शिव के माहेश्वर रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
बायां चेहरा शिव का भयंकर पुरुष रूप दिखाता है, जबकि दाहिना चेहरा जो है, दाहिना भाग वो सुंदर है और स्त्रीउचित सौंदर्य से भरा हुआ है। वो भगवान एक प्रकार से शंकर और माता पार्वती का जो अर्धनारीश्वर रूप होता है उसको दिखाता है। इस मूर्ति का दूसरा पक्ष है त्रिमूर्ति, यानी ब्रह्मा जो कि सृष्टि के कर्ता है उनका, विष्णु जो कि पालन करता है सृष्टि के उनका, और भगवान शिव जो संहार करता है। इन तीनों के भाव को उत्पन्न करता है त्रिमूर्ति। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुफा में प्रमुख उल्लेखनीय वास्तुकृतियाँ भी हैं, जैसे शिव पार्वती का विवाह भी एक प्रकार से उसमें उत्कीर्ण किया गया है गुफा में। भैरव तांडव नृत्य में शिव भी दिखाए गए, मतलब भैरव की फोटो है, चित्र है। तांडव नृत्य में भगवान शंकर की एक प्रकार से चित्रकारी की गई है। कैलाश को हिलाते हुए राक्षस राज रावण की एक प्रकार से आपको वहाँ पर तस्वीर मिलेगी एलिफेंटा की गुफाओं में, और अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शंकर की। ठीक है, ये हैं एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मौर्य काल से रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एलोरा और अजंता की गुफाएं भी बहुत फेमस हैं जो कि मौर्य काल से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उनको समझ लेंगे हम, लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी मतलब तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात के प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। गुजरात के प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, गुजरात की अगर बात की तो गुजरात में कई मंदिर फेमस हैं। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे पहला मंदिर तो आपका यही हो जाता है, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में बेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव जी को समर्पित है यह मंदिर, और भारत में स्थापित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक एक प्रकार से पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन मंदिर को उस समय महमूद गजनवी समेत विभिन्न मुसलमान आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों के द्वारा कई बार लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को फिर भी एक प्रकार से, मतलब ये ध्वस्त तो हो गया था मंदिर, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एक प्रकार से अपने परिसज्जा को बनाए रखा। वर्तमान में 7 मंजिला मंदिर की स्थापना वर्ष 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रख रखाव में करवाई गई थी, 1950 में। ठीक है, चंदा बटोरा था इसके लिए, जिसका निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। और इस प्रबंधन श्री सोमनाथ मतलब इसका प्रबंधन जो है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। प्रसिद्ध हिंदू वास्तुकला के कारण सोमनाथ मंदिर को गुजरात के सबसे भव्य मंदिर में से एक माना जाता है, और जो हर साल लाखों की संख्या में जहां पर श्रद्धालु जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, और एक प्रकार से वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे अब राम मंदिर बना है, राम मंदिर से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फ़ायदा होगा, ऐसे ही हर मंदिर से वो चूँकि पर्यटन के स्थल को बढ़ावा मिलता है। दुनिया भर में जितने भी एक प्रकार से लोग हैं वो घूमने आएँगे, देखने आएँगे। ठीक है? तो ये है एक प्रकार से गुजरात का पहला प्रसिद्ध मंदिर। दूसरा मंदिर है आपका, वो है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। भगवान मतलब कि कृष्ण की पूजा की जाती है। जगत मतलब कि जिसे जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर मंदिर के नाम से भी जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर को। इस मंदिर को गुजरात के प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 2500 साल पुराना मंदिर है, उससे भी अधिक पुराना माना जाता है। जबकि मंदिर की मौजूदा संरचना 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है यह मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर बलुआ पत्थर से मतलब बलुआ पत्थर में निर्मित 5 मंजिला एक प्रकार से बलुआ पत्थर से बनाई गई है ये, जिसमें लगभग 60 स्तंभ हैं इस मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में। आश्चर्यजनक अद्भुत और कलाकृतियाँ इसमें आपको तमाम सारी दिखेंगी। मंदिर के मुख्य द्वार को मोक्ष द्वार के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार के रूप में जाना जाता है, और यह मंदिर धर्म में प्रशंसित 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी कोई जो वृद्ध या एक प्रकार से भारत में क्या है कि चारों धाम करने की यात्रा है। अब उस चारों धाम में द्वारिकाधीश मंदिर जो गुजरात का है, ये एक प्रकार से बड़ा फेमस है, और यहाँ पर लोग जाते हैं चारों धाम मंदिर। जैसे रामेश्वरम है एक तीर्थ स्थान, जगन्नाथपुरी है, ऐसे ही आपका द्वारिकाधीश मंदिर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, गुजरात में पड़ता है। तीसरा मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर में है अक्षरधाम मंदिर। गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक है, स्वामी नारायण जिनको एक प्रकार से बाप्स स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण काल पूरा होने में लगभग 13 साल लग गए थे। 30 अक्टूबर 1992 को इसका उद्घाटन हुआ था। अक्षरधाम मंदिर 23 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण लगभग 1000 कुशल श्रमिकों के द्वारा राजस्थान के 6000 मीट्रिक टन गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। चौथा एक प्रकार से जो मंदिर है गुजरात का सबसे प्रमुख, वो है आपका दांता अंबाजी मंदिर। ये गुजरात के जो है
बनासकोठा जिले में स्थित है। दांता अम्बा जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर है बेसिकली ये। अम्बा जी का मंदिर जो है ये भारत के मतलब भारत देश के प्राचीन मंदिरों में से एक इसका नाम है, जो कि लगभग 1200 साल पुराना है आज से। मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में जीर्णोद्धार का काम 1975 में शुरू हुआ था और तब से लेकर के आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम लगातार हो ही रहा है। ठीक है। माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से इस एक मंदिर के प्रति माँ के भक्तों में अपार श्रद्धा और यहाँ पर लोग माता जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है। इस समय नवरात्रि भी चल रही है, तो बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलो। बिल्कुल। तो देखिए अगला है आपका, अगला मंदिर है रुक्मिणी मंदिर। ये द्वारिका में ही है रुक्मिणी मंदिर। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था द्वारिका, तो उन्हीं के एक प्रकार से उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। क्लियर। इसके अलावा छठा मंदिर आप लिख सकते हैं गुजरात के प्रमुख मंदिरों में सूर्य मंदिर, जो कि मोढेरा में है। मोढेरा में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है सूर्य मंदिर। गुजरात के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। भगवान सूर्य को समर्पित है सूर्य मंदिर। इसके अलावा सातवां मंदिर है काली माता का मंदिर या कालिता मंदिर, कालिता माता मंदिर, चंपानेर पावागढ़ में है। चंपानेर पावागढ़ में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान के पास स्थित कालिता माता मंदिर गुजरात के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक माना जाता है और भारत में स्थापित लगभग 52 शक्तिपीठों में से एक कालिता माता का मंदिर, पहाड़ी मंदिर हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। और आपको बता दूं जिन्हें महान काली माता के नाम से भी जाना जाता है, जो श्रद्धालु और पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण है, लोग यहाँ पर जाते हैं। तो कालिता माता मंदिर ये एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से गुजरात के मंदिरों में से प्रसिद्ध है। इसके अलावा आठवां मंदिर है आपका, वो है श्री शतुरंज मतलब कि संतुरंजय मंदिर। ये पालिताना में है। पालिताना में शतुरंजय में स्थित है ये मंदिर। ठीक है। इसीलिए इसको श्री संतुरंजय मंदिर कहा जाता है। जैन समुदाय के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है इसको। गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थल में शामिल है। लगभग 863 पत्थरों से बना यह मंदिर, ये एक प्रकार से भगवान ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के आदि तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं, उनके उन पर उनको समर्पित है, नहीं जैन धर्म से रिलेटेड है शतुरंजय मंदिर। इसके अलावा नौवां मंदिर गुजरात में जो स्थित है वो है जामा मस्जिद अहमदाबाद में। तो एक प्रकार से ये मस्जिद है जामा मस्जिद। ठीक है। गुजरात में स्थित है, धार्मिक स्थल है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जामा मस्जिद। ठीक है। सम्राट सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इसको बनाया गया था 1424 में। मुसलमानों के लिए ये तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और जामा मस्जिद में अहमद साहब के बेटे का कब्र भी स्थित है। तो ये मुसलमानों का एक प्रकार से मंदिर है, मस्जिद है लेकिन मंदिर मुसलमानों के लिए वो मस्जिद होता है। ठीक है। मतलब वो मस्जिद ही है लेकिन एक प्रकार से जैसे हम हिंदुओं में मंदिर होता है वैसे मुसलमानों में मस्जिद होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी मंदिर है, जैसे कि जो है भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका में स्थित है, भगवान शिव की पूजा होती है। संदीपनी मंदिर है पोरबंदर में, ये एक प्रकार से सुदामा और कृष्ण की मित्रता के लिए समर्पित है। ठीक है। जिसे श्री हरि मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सूर्य मंदिर है बड़ोदरा में। ठीक है। भगवान सूर्य को समर्पित है। जो है शामला जी मंदिर है अरावली में स्थित है, अरावली का पहाड़ियों के पास। ठीक है। गुजरात में है और हिंदुओं के बीच काफ़ी प्रचलित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इस तरीके से कई मंदिरों के नाम मैंने बताए। एक बार फिर से सुने गुजरात के प्रमुख मंदिरों में, जैसे आपका है सोमनाथ मंदिर हो गया। ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर हो गया, द्वारका में है। अक्षरधाम मंदिर हो गया, गांधीनगर में है। दांता अम्बा जी मंदिर हो गया, दुर्गा जी को समर्पित मंदिर है। रुक्मिणी मंदिर हो गया, द्वारका में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में। कालिता माता मंदिर चंपानेर पावागढ़ में। श्री संतुरंजय मंदिर, ठीक है, पालिताना में। जामा मस्जिद अहमदाबाद। इसके अलावा भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका में। संदीपनी मंदिर पोरबंदर में। सूर्य मंदिर बड़ोदरा का। ठीक है। एक सूर्य मंदिर था मोढेरा का, एक सूर्य मंदिर बड़ोदरा में भी है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बोरसस शहर में स्थित है वो। और एक है शामला जी मंदिर अरावली में स्थित है। और इसके अलावा ये तमाम प्रकार के मंदिर हैं जो कि एक प्रकार से बड़े फेमस मंदिर थे, तो मैंने सोचा सभी का नाम आपको बता दिया जाए। चलें, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सांची के स्तूप के बारे में कुछ बताएं। सांची के स्तूप, आप सभी लोग जानते हो कि सांची के स्तूप के बारे में आपको बता दूं, स्तूप जो है भारत में, स्तूप का मतलब होता है ढेर। ढेर मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मिट्टी का ढेर या किसी भी पदार्थ का ढेर हो सकता है। या फिर एकत्र किए गया कोई समूह होता है, उसी को स्तूप बोलते हैं। स्तूप शब्द धातु से निष्पन्न है, जिसका मतलब होता है एकत्रित करना, ढेर लगाना या टोपना या गाड़ना। एक प्रकार से स्तूप का मतलब वही होता है। ठीक है। तो स्तूप की अगर बात की तो सांची के स्तूप के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे प्रमुख स्तूपों में वास्तुकला की दृष्टि से बड़े फेमस स्तूप हैं, जैसे कि सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरहुत का स्तूप, बंगाल का स्तूप, पिपरावा का स्तूप और गंधार क्षेत्र के कुछ स्तूप हैं। ठीक है। तो ये सब स्तूप के अच्छे उदाहरण है। अगर बात की जाए सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप की बात की तो सांची विदिशा से लगभग
6 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची में 3 स्तूप हैं। इसकी खोज कनिंघम ने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सांची का स्तूप पहाड़ी के पश्चिमी भाग में बना हुआ है। इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसके दक्षिण द्वार पर एक स्तंभ में अशोक का लेख उत्कीर्ण है। यह स्तूप मूलतः ईंटों का बना हुआ था, मतलब बना हुआ है, और इसके चारों ओर पत्थरों का घेरा लगा हुआ था। शुंग काल में सांची के स्तूप में परिवर्तन और परिवर्धन हुआ, और इस काल में स्तूप को पत्थरों से मढ़ दिया गया और लकड़ी के दरवाजों की जगह पत्थर के तोरण द्वार इसमें बनवाए गए। और इसी तरह सातवाहन नरेश सातकर्णी जो है, सातवाहन एक शासक रहे हैं। सातवाहन नरेश सातकर्णी के समय उसके सभापति मतलब उसके स्थपति ने सांची स्तूप के दक्षिणी द्वार के लिए एक हिस्से का निर्माण करवाया, और एक अन्य द्वार का भी निर्माण विदिशा के हाथीदांत शिल्पकारों के द्वारा करवाया गया था। सांची के तीनों स्तूपों की वेदिका और तोरणों पर कुल मिलाकर के लगभग 827 लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें से 387 लेख जो कि दान लेख हैं, मुख्य स्तूप की वेदिका और तोरणों पर लिखे हुए हैं। और इन लेखों की लिपि जो लिखी गई है इसमें, वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, सबसे पुरानी लिपि। और मुख्य स्तूप का व्यास लगभग 120 फुट और ऊंचाई इसकी लगभग 154 फुट की बताई जाती है। स्तूप का समतल भाग लाल पत्थरों से ढका हुआ है, और इन पत्थरों को चूने से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि पत्थरों के ऊपर 4 इंच का लेप लगा करके उसे मजबूती प्रदान की गई है। बराहुत के समान सांची का स्तूप भी क्या है, अर्धगोलाकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके चारों ओर का जो एक प्रकार से पाषाण घेरा है अत्यंत साधारण है। यह घेरा 4 भागों में बटा हुआ है। इसमें 4 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। प्रवेश द्वार और उसके ऊपर निर्मित तोरण द्वार बहुत ही सुंदर और अलंकृत हैं। द्वारों के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 14 फुट और तोरणों की ऊंचाई लगभग 34 फुट है। तोरणों पर जातक कथाओं के अंकन के साथ साथ महात्मा बुद्ध के भस्मीभूत पार्थिव अवशेषों की प्राप्ति के लिए युद्ध का सजीव चित्रण भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, सांची के स्तूप में स्तंभों के ऊपर ही लगी जो है बड़ेरियों में बुद्ध के पूर्व जीवन की घटनाएं, धर्मचक्र, त्रिरत्न, सिंह, हस्ती, हिरण, मोर, ये सभी का चित्र बनाया हुआ है। और स्तंभों के नीचे आप देखेंगे भाग द्वार रक्षक यक्षों, यक्षिणियों, बौनों और हाथियों से सुसज्जित है। तो यह सांची का एक प्रकार से स्तूप, सांची का एक प्रकार से ये प्रथम स्तूप। द्वितीय स्तूप भी है। सांची का द्वितीय स्तूप एक छोटे से चबूतरे पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 37 फुट है और व्यास इसका लगभग 47 फुट है, और इस स्तूप में 3 वेदिकाएं बनी हैं। सबसे नीचे की वेदिका में लगभग 88 स्तंभ बनाए गए हैं। सांची का तीसरा स्तूप जो है, ये सारिपुत्र या तथा महामोगलायन के अस्थि अवशेषों के ऊपर सांची का तीसरा स्तूप बनाया गया है। और खास करके यह दोनों महाबुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है, जिनके ऊपर ये बनाया गया, जिनकी अस्थियों के। तो इस तरीके से सांची के स्तूप के बारे में मैंने आपको बताया। 5वां प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय मंदिर शैलियों के बारे में लिखिए। भारतीय मंदिर शैलियों के बारे में बताएं। भारतीय मंदिर बनाने की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी शैली हैं? देखिए, भारत में मंदिर बनाने की बेसिकली 3 शैलियाँ। पहली शैली है आपकी कौन सी? नागर शैली। नागर शैली का प्रचार मतलब जो प्रचार प्रसार है वो हिमालय से लेकर के विंध्याचल का जो पर्वत है वहाँ तक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर के सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण का होना बहुत जरूरी है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप और अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। तो नागर शैली के जो मंदिर हैं ये उत्तर भारत में एक प्रकार से फेमस है। दूसरा जो मंदिर की शैली है वो आपकी होती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली एक दक्षिण भारत से रिलेटेड है ये, और दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण से इसको द्रविड़ शैली कहा गया है। इसमें मंदिर का आधार जो होता है वर्गाकार होता है। उसमें कैसा होता है? चतुष्कोण का होता है। इसमें वर्गाकार होता है, और गर्भ के गृह के ऊपर का भाग जो है पिरामिड नुमा होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मंदिर आप देखे होंगे, अगर आपने अगर वो एक प्रकार से ये ऐसे कुछ मंदिर ऐसे ऐसे होते हैं। आपने मूवी वगैरह में साउथ की मूवी देखा होगा, तो इस तरीके के मंदिर बनते हैं ये, ठीक है। लंबा ऊपर एक प्रकार से ऐसे करके बना होता है, उसमें भगवान की एक प्रकार से मूर्ति वूर्ति लगी होती है। तो ये पिरामिड नुमा होता है, और अनेक मंजिलों से बना हुआ होता है एक प्रकार से। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे छोटे अनेक मंदिर, कक्ष और जलकुंड बने होते हैं। और प्रांगण का मुख्य द्वार जो है, प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम कहा जाता है। चोल काल के मंदिर द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में एक दूसरा शैली विकसित होती है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के रूप को शामिल किया गया।
नागर यानी उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की शैली है वो, और द्रविड़ यानी जो दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की शैली वो, दोनों को मिलाने से दोनों का जो मिक्सचर शैली बनी मंदिर बनाने की, वो है एक प्रकार से बेसर शैली। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेसर का मतलब ये होता है मिश्रित। तो इस तरीके से द्रविड़ और इसका नागर शैली का दोनों को मिला करके जो है इसको बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार से आप देखेंगे विंध्याचल की पर्वत पहाड़ी से लेकर के कृष्णा नदी तक आप देखेंगे तो दोनों टाइप के जो मंदिर हैं वो बनाए जाते हैं। हालांकि आप देखेंगे और भी शैलियाँ जैसे कि पगोडा शैली में कुछ मंदिर बनते हैं, जैसे नेपाल और इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो आपको जो हिंदू मंदिर मिलेगी वो पगोडा टाइप की मिलेंगी। ठीक है, और जो है और भी शैली है तमाम प्रकार की, लेकिन ये फेमस फेमस शैलियाँ जो मैंने आपको बता दी भारत की। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मंदिर स्थापत्य की ओडिशा शैली के बारे में कुछ बताएं। मंदिर स्थापत्य की ओडिशा शैली के बारे में कुछ बताएं। तो मंदिर स्थापत्य की जो उड़ीसा शैली है, ये एक प्रकार से बड़ी फेमस शैली मानी जाती है, उड़ीसा शैली मंदिर स्थापत्य की। ठीक है, कौन सी शैली? उड़ीसा शैली, या उड़ीसा मंदिर के स्थापत्य कला और प्रमुख मंदिरों की विवेचना करें, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मंदिर स्थापत्य की जो उड़ीसा शैली है, उड़ीसा के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, नागर शैली में बनाए गए हैं। उड़ीसा के कलिंग साम्राज्य के समय में नागर शैली के अंतर्गत उड़ीसा मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसमें अनेक विशेषताएं थीं। पहली विशेषता तो यही थी कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर बारीक नक्काशी की जाती थी, जबकि भीतरी जो दीवारें हैं बिना किसी नक्काशी के सपाट छोड़ दी जाती थीं। दूसरी विशेषता मंदिर स्थापत्य कला की वास्तव मतलब उड़ीसा के, दूसरी ये है कि मंदिर की छत जो है उसको लोहे के गार्डरों से सहारा दिया जाता था। इसके अलावा तीसरी बात, मंदिर के शिखर को रेखा देउल कहा जाता था, जो क्षैतिज आकार में होने के बाद शीर्ष पर एकदम से अंदर की तरफ मुड़े थे। इसके अलावा चौथी विशेषता इस मंदिर की ये थी कि ये मंदिर द्रविड़ शैली के समान ही परकोटे से घिरे हुआ करते थे। इसके अलावा मंदिर के मंडप को जगमोहन कहा जाता था। ठीक है, ये मंदिर स्थापत्य की जो उड़ीसा शैली जिसके बारे में बताया, उड़ीसा शैली के कई सारे मंदिर फेमस हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से मंदिर हैं आप देखेंगे, लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा शैली के में बनाया गया मंदिर है। इसके अलावा जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, पुरी का मंदिर जो लिंगराज मंदिर है, ये भी एक प्रकार से ये आपका जो है उड़ीसा शैली का मंदिर है। भुवनेश्वर का जो बैताल देउल मंदिर है ये भी ऐसा है। राजधानी मंदिर जो है ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और जो है परशुरामेश्वर का मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा जो है ब्रह्मेश्वर का मंदिर ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा आप देखें कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो उड़ीसा की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा की भव्यतम उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण पूर्व गंग शासक नरसिंह वर्मन ने 1250 ईस्वी में किया था। तो इस तरीके से उड़ीसा के जो कुछ मंदिर थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर बात की जाए तो इसके बारे में आप लिखेंगे। पहली बात यह है कि ओडिशा की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा की भव्यतम उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग शासक था, उसका नाम था नरसिंह वर्मन। उसने करवाया था, कब करवाया था? 1250 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1250 ईस्वी में गंग शासक नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात, इस विशाल और भव्य मंदिर की परिकल्पना एक विशाल रथ के रूप में की गई है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जिसके 12 जोड़ी सजावटी पहिए हैं इस रथ के, और जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं, और ये अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए हैं घोड़े। तो इस तरीके से ये रथ टाइप का शैली मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनाया गया है। तीसरी बात ये है कि इस विशाल मंदिर में मूलतः एक गर्भगृह है, जिसके ऊपर एक वक्र रेखी शिखर है, एक जगमोहन और नृत्य अक्ष है जो कि समान दूरी पर बने हुए हैं, और 3 प्रवेश द्वार वाली एक विशाल अहाते की दीवार है। इसके अलावा चौथी बात यह है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गर्भगृह और जगमोहन एक साथ एक विशाल चबूतरे पर खड़े हैं, जो कि हाथियों, अलंकरण, आभूषणों के बीच बनी मूर्तियों, जिनमें कुछ अत्यंत कामुक हैं, उनकी चित्र वल्लरी से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा पांचवी विशेषता जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की है वो ये है कि उन जगमोहन की विशाल काय छत, जिस पर समतल पंक्तियां 3 चरणों में बटी हैं, और आकर्षक मानवाकार स्त्री अलंकृतियां, नर्तक, करताल,
बजाते लोग व अन्य प्रत्येक चरण को अलंकृत कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई, इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली क्या है भाई, फटाफट से आप बताएं। मामल्ल शैली किसे कहते हैं? मामल्ल शैली की अगर बात की जाए तो ये जो है एक प्रकार से मंदिर कला की शैलियाँ हैं मामल्ल शैली। मामल्ल शैली की बात करें, चूँकि पल्लव वंश के जो एक प्रकार से शासक हैं, वो कला प्रेमी हुआ करते थे, तो मामल्ल शैली का एक प्रकार से विकास अगर बताऊँ तो वहीं से हुआ माना जाता है। मामल्ल शैली को नरसिंह वर्मन जो थे उन्होंने एक प्रकार से नरसिंह वर्मन का नाम मामल्ल था, उन्होंने चलवाया था, इसलिए इनको मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर भी इन्होंने बसाया था। जो है इसने मामल्ल शैली का प्रणेता नरसिंह वर्मन, और मामल्ल की उपाधि भी धारण करती इसने, इसीलिए उस द्वारा चलाई गई जो शैली उसको मामल्ल शैली कहा गई। इसके मतलब इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। एक तो मंडप तथा रथ मंडपों की मतलब कि एक तो मंडप और रथ वाले मंदिर, ठीक है? मंडपों की संख्या 10 है। इस शैली के मंडप महेंद्र वर्मन शैली से अधिक विकसित और अलंकृत हैं, और इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है 12 मंडप मंदिर, 5 पांडव मंदिर तथा महर्षि मंडप। ये अपनी श्रेष्ठ स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें देवताओं आदि का तथा पशुओं की मूर्तियाँ सर्वश्रेष्ठ रूपों में बनाई गई हैं, और इस शैली के दूसरे प्रकार के रथ मंदिर हैं। ये एक प्रस्तरीय या एक प्रस्तरीय मंदिर है, जिन्हें सामान्यतया सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि इनकी संख्या 8 है, लेकिन ये सप्त पैगोडा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मामल्ल शैली की जो मंदिर है उसमें आप देखें द्रौपदी रथ मंदिर हो गया, अर्जुन रथ मंदिर हो गया, भीम रथ मंदिर हो गया। इसके अलावा आपका देखेंगे धर्मराज रथ हो गया, इसके अलावा जो है सहदेव रथ मंदिर हो गया, इसके अलावा गणेश एक प्रकार से रथ मंदिर हो गया, ठीक है, पिंडारी रथ मंदिर हो गया, और इसके अलावा वैलेथान कुट्टई रथ मंदिर। तो इस तरीके से मामल्ल शैली के कुछ रथ टाइप के जो मंदिर बनते हैं वो मामल्ल शैली में बनते हैं। 9वां प्रश्न, दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो स्थित है उसके बारे में बताएं। दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर की अगर बात की जाए, दशावतार मंदिर जो है ये एक प्रकार से कहाँ पर स्थित है भाई, देवगढ़ में स्थित है। और आपको बता दूं कि ये प्रारंभिक दशावतार मंदिर जो 6वीं ईसवी शताब्दी का प्रारंभिक विष्णु मंदिर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य प्रदेश के आप देखेंगे देवगढ़ जिले में स्थित है, जो उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में झांसी से लगभग 125 किलोमीटर दूर पर है। और इसमें एक कक्ष वर्गाकार योजना है, और यह सबसे पुराने हिंदू पत्थर के मंदिरों में से एक है, जो आज भी जीवित है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ में दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ पर। लेकिन इसमें शिव पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र, नंदी, मतलब इसके अलावा नदी मतलब कि देवी गंगा और यमुना जैसे एक प्रकार से विभिन्न देवताओं और छोटी पदचिन्ह छवियाँ शामिल हैं उसमें। साथ ही साथ हिंदू महाकाव्य महाभारत के 5 पांडवों को दर्शाने वाले एक पैनल भी शामिल है। और मंदिर का निर्माण पत्थर और चिनाई वाली ईंटों से किया गया था। मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ उकेरी गई हैं, मतलब कि कथाएं जो छोटी छोटी वो बताई गई हैं, जो कि फेमस कथाएं थी। प्रेमालाप और जो है अंतरंगता के विभिन्न चरणों में धर्मनिरपेक्ष दृश्य और कामुक जोड़े भी उकेरे गए हैं यहाँ पर। ये है आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एलोरा गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? 10वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं पर टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। एलोरा की गुफाएं के बारे में कुछ बताएं। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाओं की अगर बात की जाए, बताएं कुछ उसके बारे में। देखिए, एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है, जो भारत में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा गुफाओं को किसके द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। और अपनी स्मारक मुद्राओं मतलब जो स्मारक गुफाएं हैं उन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर भी है एलोरा की गुफाएं। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक सार है, और यहाँ लगभग 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर जो है खड़ी चढ़ादी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा के मंदिर बने हैं। ये
5वीं और 10वीं शताब्दी में बने मंदिर प्रतीत होते हैं। 12 बौद्ध गुफाएं हैं इसमें। एलोरा गुफाओं में कौन सी गुफाएं हैं? तो 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। इसके अलावा 17 हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं और 5 जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बनी हुई गुफाएं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। ठीक है। एलोरा के लगभग 34 मठ और मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काट करके बनाया गया है। तो इस तरीके से ये एलोरा की कुछ गुफाओं के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कोई 4 या 5 प्रश्न आपको करने खंड बाकी 150 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है। अब चलिए जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो सिंधु कला की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 150 या 200 शब्दों में इनको लिखना है आपको। तो सिंधु कला की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सिंधु कला के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। सिंधु कला की अगर बात की तो सिंधु कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला होती है। और आपको बता दूं कि सर्वमान्य है कि सभी विद्वानों ने इस पर मोहर लगाई है कि सिंधु सभ्यता सर्वदा स्वदेशी सभ्यता है। हड़प्पा से प्राप्त जो नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति मिली है, लाल पत्थर की एक मूर्ति का धड़ है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बैल और बंदरों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इस कला की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां मानी जा सकती हैं वो। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन कृतियों में जिस कला का परिचय मिलता है वह शैली की सशक्त स्वाभाविकता, आकृति के विभिन्न अनुपातों के उत्कृष्ट ज्ञान और हर्ष एवं उल्लास की ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण है जिसका अनुभव जीवन के स्पंदनशील क्षेत्र में ही हो सकता है। इस काल की कलाकृतियों में अनुभव तथा कौशल की पर्याप्त परिपक्वता का परिचय दिखाई पड़ता है। कुछ विद्वानों का विचार रहा है कि सिंधु सभ्यता तथा आर्य सभ्यता कुछ समय तक सतवासिनी रही हैं और परस्पर मेल से फली फूली हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें कलाकारों के विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के निवासी कला के प्रेमी हुआ करते थे। उन्होंने कला के विकास को पर्याप्त योगदान भी दिया है। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में हमें जो है वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, तमाम प्रकार की कलाओं के प्रमाण आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता की जो कला है उसमें आप देखेंगे मूर्तिकला की अगर बात करें, विशेष करके भारत में मूर्तिकला का वास्तविक जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही हो जाती है। आप देखेंगे कि नगरों की खुदाई जब हुई सिंधु घाटी के, उसमें तमाम प्रकार की पाषाण की, पत्थर की, तमाम धातुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। पाषाण तथा धातु की मूर्तियां एक प्रकार से कम मिली हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज़्यादा आपको मिली हैं। और पत्थर की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खुदाई में पाषाण से बनी हुई हैं। लगभग आप देखेंगे दर्जनों से अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मतलब हापा से हड़प्पा से लगभग 3 पत्थर की मूर्तियां मिली है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है, लगभग 19 सेंटीमीटर ऊंची है। और इसमें आप देखेंगे कई प्रकार की मूर्तियां और भी मिली हुई हैं। मोहनजोदड़ो से 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में पुजारी की भी मूर्ति, भेड़ तथा हाथी की मूर्ति, ये सब भी मिली हैं। इसके अलावा पुजारी की मूर्ति भी मिली है। तो ऐसे तमाम प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई सिंधु कला से। तो सिंधु कला की एक प्रकार से ऐसे आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है मथुरा कला की विशेषताएं बताएं। मथुरा कला की विशेषताएं, मथुरा कला के बारे में बताएं भाई। मथुरा कला की अगर बात की जाए तो मथुरा कला जो है इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो मथुरा कला शैली जो है, मथुरा शैली कला शैली गंधार के समान ही कुषाण काल में प्रचलित हुई है। और मथुरा इस काल मतलब इसका विशाल केंद्र था, इसीलिए इसको मथुरा कला शैली कहा गया। और यहाँ असंख्य मूर्तिकार कार्य करते थे। मथुरा शैली 2 शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। पहली शैली थी भरहुत शैली और दूसरी थी सांची की शैली। ठीक है। इन दोनों के मिलने से निकली है कौन सी शैली? ये बनी है आपकी मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली की विशेषताओं में पहली विशेषता आप लिखेंगे। पहली विशेषता है कि मथुरा शैली में धार्मिक प्रसंगों को ही लिया गया है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया है मथुरा शैली में। दूसरी बात, मथुरा कला में भरहुत की लोक कला शैली और सांची की नागर कला शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता यह है मथुरा कला की
कि संभवतः मथुरा कला में ही विशेष मतलब व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण शुरू हुआ था। मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक प्रकार से मूर्ति बनाना, ये मथुरा कला की विशेषता है। चौथी बात, मूर्तियों के निर्माण में चित्तीदार पत्थर का उपयोग यहीं पर हुआ। इसके अलावा मथुरा कला शैली भावना प्रधान, आदर्शवादी और प्रतीकात्मक है, ये भी एक विशेषता है। छठी विशेषता आप लिखेंगे मथुरा कला शैली की, वो है कि मथुरा कला में मनुष्य को प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में दिखाया गया है। इसके अलावा आप अगला देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो मिली हैं, वो भारी शरीर वाली हैं। इसके अलावा मथुरा शैली में बुद्ध को मुंडित सिर में दिखाया गया, मतलब कि उनके सिर पर बाल नहीं है। इसके अलावा अधिकांश प्रतिमाओं में आभा मंडल भी दिखाया गया। आभा मंडल का मतलब होता है देवता का जो सर होता है उनके पीछे एक चक्र टाइप का ऐसे गोल गोल एक प्रकाश पुंज पीला पीला एक प्रकार से जल रहा होता है, किसी देवता के पीछे आप देखते हैं वो नाचा करता चक्र की भांति, वही होता है प्रकाश, मतलब आभा मंडल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मथुरा शैली। गंधार शैली की विशेषता आपसे पूछी जा रही, गंधार शैली के बारे में बताएं। देखिए मथुरा और गंधार शैली की अगर बात की जाए, दोनों में काफ़ी मतभेद है, दोनों मतलब सॉरी अंतर है। गंधार कला की अगर बात करें तो गंधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय कला मानी जाती है। इस कला का उल्लेख बौद्धिक मतलब वैदिक और वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद में संस्कृत साहित्य में आपको मिलेगा। गंधार शैली की मूर्तियों का समय पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। आपको बता दूं कि जो गंधार शैली है, गंधार कला और स्थापत्य शैली को ग्रीक, रोमन, ग्रीको, बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी आदि नामों से भी जानते हैं। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण में भारत में गंधार शैली का जन्म हुआ और इसका कारण यह था कि गंधार भूमि में भारतीय और यूनानी पर्याप्त समय साथ साथ रहे थे और इस कारण से क्या हुआ, तक्षशिला के मंदिर के स्तंभों तथा दीवारों में, सीमांत क्षेत्र के भवनों में, वेशभूषा आदि में यह मिश्रण आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी, गंधार शैली की पहली विशेषता आप लिखेंगे, मानव शरीर की सुंदर रचना और मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पहली विशेषता गंधार शैली की। दूसरी विशेषता पारदर्शक वस्त्र और उनकी सजावटें एक प्रकार से। तीसरी बात, अनुपम नक्काशी की जाती थी इसमें। पांचवी बात मतलब चौथी विशेषता, गंधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं मुख्य विषय रही हैं, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की अधिकता यहाँ पर आपको दिखेगी। छठी विशेषता ये है कि जो है जातक कथाओं का चित्रण इसमें किया गया है। इसके अलावा सातवीं विशेषता ये है कि गंधार शैली की एक विशेषता यह भी है कि यह शैली यूनानी भारतीय शैली का मिश्रित प्रभाव थी। इसके अलावा गंधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों का जो मुख है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता बिल्कुल है। इसके अलावा गंधार कला की मूर्तियों में शरीर की आकृति को हमेशा यथार्थ रूप में दिखाया गया है। तो ये सब गंधार शैली की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। गंधार शैली और मथुरा शैली में अंतर है। आपको बता दूं, गंधार कला शैली में अंग सौष्ठव और परिधान सौंदर्य पर जोर दिया गया है, जबकि मथुरा कला में भावात्मक सुंदरता और आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। दूसरी बात, गंधार कला यथार्थवादी है जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है। तीसरी बात, गंधार कला पर बहुत अधिक यूनानी प्रभाव है जबकि मथुरा कला पर विदेशी प्रभाव बहुत कम दिखेगा। चौथा अंतर ये है कि गंधार कला का मुख्य जो विषय रहा है, प्रतिपाद्य जो विषय रहा है वो बुद्ध और बौद्ध धर्म रहा है, जबकि मथुरा कला शैली की अगर बात की है तो ये काफ़ी व्यापक है, बुद्ध मतलब इससे गंधार कला से इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रसंगों का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा गंधार कला में लोक जीवन और प्राकृतिक दृश्यों की कमी है, लेकिन मथुरा कला में लौकिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित तमाम प्रकार की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये मथुरा शैली और गंधार शैली के बारे में आप लोगों ने जाना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न है टेराकोटा किसे कहते हैं, समझाइए। टेराकोटा किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टेराकोटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे टेराकोटा किसे कहते हैं। टेराकोटा की बात की है तो ये मिट्टी के बर्तन होते थे टेराकोटा। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार की कला होती है टेराकोटा जिसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है। इसके अलावा कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां संख्या में कम हैं और आकार और रूप में भद्दी हैं। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता है और अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से मिली हैं ये टेराकोटा की मूर्तियाँ या बर्तन।
आपको बता दूं कि जैसे मातृदेवी सिंह वाले देवता का जो मुखौटा मिला है, ये सब इसी शैली में बनाया गया था, टेराकोटा का। मातृदेवी की मूर्तियां अनेक सैंधव स्थलों से मिली हैं। यह उनका एक प्रकार से वक्षस्थल पर लटके हुए कंठहार से सज्जित एक खड़ी महिला की अनपढ़ मूर्ति है। यह धोती, कटिवस्त्र और करधनी पहनते हुए दिखाई पड़ती हैं। इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है और चेहरे के रूपांकनों को भी बहुत भद्दे ढंग से दिखाया गया है और कुशलता का अभाव है। कुल मिलाकर के ये जो है टेराकोटा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। टेराकोटा गुप्त कला की मूर्ति कला का एक विशेष रूप है। और टेराकोटा या टेराकोट्टा भी कहते हैं इसको, क्योंकि पकी हुई धरती एक प्रकार से इसका मतलब होता है। लैटिन टेराकोप्टा, उसका मतलब होता है पकी हुई धरती। मिट्टी पर आधारित चमकीला और चमकीला एक प्रकार से कोंच युक्त सिरेमिक है, जिसे अपेक्षाकृत कम तापमान पर पकाया जाता है। इसके अलावा कला, मिट्टी के बर्तन, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प कला, निर्माण और जो है वास्तुकला में टेराकोटा शब्द अक्सर लाल रंग की मिट्टी की मूर्तियों पर जो है या फूलों के बर्तन, पानी और अपशिष्ट जल पाइप, इसके अलावा टेबलियर, छत टाइल और सतह सजावट और ऐसे तमाम प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इमारतें और ऐसे तमाम प्रकार के प्रयोग में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें कुम्हारों की वास्तविक सुंदरता की चीज़ों को बनाया और अपनी कला के लिए व्यापक लोकप्रिय आधार हासिल किया टेराकोटा ने। टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों मतलब मिट्टी की मूर्तियों ने गरीब आदमी की मूर्ति के रूप में काम किया, क्योंकि उसके शायद उनके लिए महंगी मूर्तियों को खरीदना संभव नहीं था। इसके अलावा इन मूर्तियों ने और कला और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी हद तक योगदान मिला। ये टेराकोटा की एक प्रकार से विशेषता मैंने आपको बता दी। पांचवा प्रश्न, जोगी मारा की गुफाएं और चित्रों को बताइए। जोगी मारा की गुफाएं और जो है एक प्रकार से क्या जो गुफा है उसके बारे में बताना है आपको। जोगी मारा की और जो उसमें चित्र हैं उन चित्रों के बारे में भी आपको बताना है। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले आगे जानते हैं। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न है जोगी मारा की गुफाओं और चित्रों को बताइए। जोगी मारा की गुफा की अगर बात की जाए तो जोगी मारा गुफा चित्र जो है भारत में उपलब्ध प्राचीन भित्ति चित्रों के रूप में प्राप्त हुए हैं। और आपको बताऊं कि अशोक ने अनेक स्तंभ, स्तूप, चैत्य, गृहलोक मूर्तियों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के समय में जोगीमारा गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत रामगढ़ की पहाड़ियों की कुछ गुफाओं में है। यहाँ पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन रहा है और यहाँ पर कुछ निम्न स्तर के उकेरित शिलाखंड और मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। आपको बता दूं कि जिसका वर्णन श्री आसीत कुमार हल्दर और श्री समरेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा के एक यात्रा संस्मरण में लिखा था। आसित कुमार हल्दार और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण पर जोगीमारा नामक गुफा में बने भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने गए थे। जोगीमारा की गुफाओं में कई गुफाएं हैं, जिनमें सीता मोगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बैंगरा व वशिष्ठ केवल जोगीमारा गुफा के प्रायः 300 वर्ष पूर्व के कुछ चित्र विद्यमान हैं। ये लगभग 300 वर्ष पुराने चित्र हैं। इसके अलावा रामगढ़ पहाड़ पर चढ़ते हुए पोरी देवरी नाम की एक सिरे ड्योढ़ी आती है और यहाँ से आगे बढ़ने पर कबीर चौड़ा व वशिष्ठ गुफा आती है। यहाँ से ऊपर चढ़ करके सिंहद्वार है और आगे रावण द्वार है। ऊपर जाकर के राम, सीता, लक्ष्मण, वरुण, दिकाली और आदि के कई मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ अनेक छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे और इन्हीं के एक बड़ी गुफा एक प्रकार से बोंगरा है इन्हीं में से। तो इसके अलावा ये सब जोगीमारा की गुफाएं हैं। इनमें चित्रों की अगर बात की तो कई सारे चित्र इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। क्लियर जो है इसमें कई सारे चित्र आपको बने हुए दिखाई पड़ेंगे। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। मंदिर के विभिन्न भागों पर टिप्पणी कीजिए। मंदिर के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं बताएं फटाफट से।
देखिए मंदिर के कई भाग होते हैं और उन्हीं भागों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मंदिर के विभिन्न भागों की अगर बात की जाए तो मंदिर में कई भाग होते हैं। पहला भाग होता है मंदिर का, वो होता है पवित्र स्थान, जिसको एक प्रकार से गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। तो गर्भगृह जो होता है वो पवित्र स्थान होता है मंदिर का। ठीक है, मतलब एक छोटा सा कमरा होता है आमतौर पर, जो है ऐसा कक्ष जिसमें मंदिर के प्रमुख देवता रहते हैं। दूसरा जो होता है मंदिर का विभिन्न भाग, वो होता है आपका मंडप। मंडप की अगर बात करें तो यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है मंडप, या एक पोर्टियो या एक हॉल हो सकता है। ठीक है, मंडप। और आमतौर पर इससे बड़ी संख्या में उपासकों के रहने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि सभी लोग वहाँ पर रह सकें। तीसरी बात, शिखर। मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है शिखर। शिखर जो है एक प्रकार से ये पर्वत के समान है, एक तरीके से देखें तो। आकार इसका पिरामिड में से घुमावदार तक वो एक प्रकार से हो सकते, कई प्रकार से होते हैं। इसके अलावा चौथा है आपका जो विभिन्न मंदिर के एक प्रकार से भाग हैं, उनमें अगला जो भाग है चौथा, वो है आपका वाहना। वाहना एक प्रकार से यह मुख्य देवता का पर्वत था, वाहन, और इसे गर्भगृह के ठीक पहले रखा जाता था, मतलब कि रखा गया था। तो इस तरीके से ये वाहना भी एक प्रकार से मंदिर का एक विभिन्न भाग माना जाता है। इसके अलावा अम्लका भी पत्थर की एक डिस्क जैसी संरचना है जो उत्तर भारत की शैली के शिखर के जो है पास मतलब स्थित है, बनाई जाती है। इसके अलावा उसके बाद में फिर कलश होता है। कलश जो है एक प्रकार से कलश मुखी विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले तो ऐसे तो ब्रह्मा मध्य मातुकुड़ा स्मृता कुछ और तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। तो एक प्रकार से जो आपका ये है कलश जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसके अलावा अंतराला, अंतराला की बात की तो गर्भगृह और मंदिरों के मुख्य हाल यानी मंडप के बीच एक संप्रेषण क्षेत्र है, उसी को अंतराला बोलते हैं। और अगला है आपका, वो है जगती। जगती मतलब यह बैठने और प्रार्थना करने के लिए एक उठा हुआ मंच है जगती, और उत्तर भारतीय मंदिरों में आम बात है जगती। तो ये एक प्रकार से विभिन्न मंदिर के भागों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन सभी भागों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। खजुराहो के मंदिरों की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 20 लाख से अधिक हिंदू मंदिर हैं, और ये मंदिर भारतीय संस्कृति और जीवन प्रणाली की विविधता को दर्शाते हैं। भारत की मंदिर वास्तुकला में हमेशा एक अंतर्निहित दृष्टिकोण प्रदर्शित होता रहा है, और हिंदू मंदिरों के निर्माण से संबंधित कला और वास्तुकला शिल्प शास्त्र में अच्छी तरह से परिभाषित भी है। इसमें नागर मतलब कि नागर या उत्तरी शैली या द्रविड़ या दक्षिणी शैली और बेसर या मिश्रित शैली नामक भारत की 3 मुख्य मंदिर वास्तुकला शैलियों का उल्लेख है। ठीक है, आपको बता दूं नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं में गर्भगृह, शिखर और मंडप शामिल हैं। और नागर शैली का विकास धीरे धीरे हुआ है, और क्योंकि पहले के मंदिरों में केवल एक ही शिखर हुआ करता था, जबकि बाद के मंदिरों में कई शिखर होते हुए भी आप देखें गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, खजुराहो के मंदिर नागर शैली के कुछ मंदिरों के अद्भुत उदाहरण हैं, क्योंकि इन मंदिरों में एक गर्भगृह, एक जो है आंतरिक कक्ष और एक अनुप्रस्थ भाग, और अतिरिक्त सभागृह, एक मंडप के बीच का भाग और एक प्रदक्षिणा पथ, ये सब होता है ताकि लोग फेरी वगैरह घूम कर सकें। तो इस तरीके से ये मंदिर है खजुराहो का मंदिर, ये बात ध्यान रखेंगे। खजुराहो के मंदिरों में कामुक भाव बहुत सामान्य है। आप देखेंगे चौड़े कूल्हों, भारी स्तनों और लालसा भारी आँखों वाली स्वर्गीय अप्सराओं की मूर्तियाँ आमतौर पर केदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्तियाँ स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता की अवधारणा को दर्शाती हैं। और मंदिरों की दीवारों पर दर्शाए दर्शाए गए अन्य दृश्य मानव जीवन चक्र का भाग हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यौन प्रसव और काम मानव जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। खजुराहो के मंदिरों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है मूर्तियाँ, और इन मूर्तियों या इन मंदिरों की दीवारों पर उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ जो हैं, जिसके कारण से खजुराहो सर्वोत्कृष्ट कलात्मक विशेषताओं का ध्यान बन चुका है। कुल मिलाकर के अगर बता दूं आपको तो खजुराहो के मंदिर जो है ये बड़े फेमस मंदिर है,
और इस प्रकार के मंदिरों में कई प्रकार की मूर्तियाँ, कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे देखेंगे तो ये होगा खजुराहो के मंदिरों के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है। प्रश्न है भारत के प्रमुख स्तूपों पर चर्चा कीजिए। भारत के प्रमुख स्तूपों पर चर्चा कीजिए भाई। भारत के प्रमुख स्तूप कौन-कौन से हैं? कई सारे स्तूप हैं भारत में। भारत के प्रथम स्तूप सॉरी प्रमुख स्तूपों के बारे में बताएं। भारत के प्रमुख स्तूपों में देखें, पहला तो स्तूप होता है भरहुत का स्तूप। सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। स्तूप शुंग नरेश धन भूमि के शासनकाल में अपने पूर्ण विकास को प्राप्त किया। भरहुत प्रयाग से दक्षिण पश्चिम की दिशा में 120 मील व मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन से लगभग 9 मील दक्षिण और उच्चहारा स्टेशन से लगभग 6 मील उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है भरहुत गांव। उसी में भरहुत एक प्रकार से का स्तूप है। भरहुत का महान स्तूप लगभग 67 फुट जो है, लगभग 67 फुट का मतलब होता है 8.5 इंच, उसके बराबर एक प्रकार से है। ठीक है। दूसरा स्तूप है भारत के प्रमुख स्तूपों में, उसका नाम है सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा में 5 मील की दूरी पर स्थिति सांची बौद्ध धम्म तथा कला के रूप में विख्यात है। सांची का स्तूप जो है वो अपने स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ईंटों की मूल संरचना पर इस काल में पत्थरों का मतलब कि आवरण चढ़ाया गया है। और स्तूप का व्यास आधार का लगभग 60 फुट है और पूर्ण अवस्था में इस समय ऊंचाई लगभग 77 फीट के लगभग थी। स्तूप लाल रंग के बलुई पत्थर का एक प्रकार से बना हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्तूप हैं। एक तो भरहुत का, एक सांची का, इसके अलावा अमरावती का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम धान्य कंटक है अमरावती का, अमरावती स्तूप का। अगला प्रश्न है सारनाथ। सारनाथ की अगर बात की जाए तो यह है प्राचीन काशी महाजनपद के अधिकांश या अधीन तथा वर्तमान वाराणसी जनपद में स्थित है। ठीक है। तो इस तरीके से ये भारत के प्रमुख स्तूपों के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से। ठीक है। खंडसा से 450 या 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताएं बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और ये प्रश्न एक प्रकार से आपको बता दूं कि ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए मतलब एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है अशोक के विभिन्न अभिलेखों की विवेचना कीजिए। अशोक के विभिन्न अभिलेखों की विवेचना कीजिए। अशोक ने कई अभिलेख लिखे हैं, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है पश्चिमी भारत यानी गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी बढ़िया है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि ये सब प्रश्न तो आप पढ़ लीजिएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने आपको लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताया। और उससे पहले आपने मतलब मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक प्रकार से अ, बनाया था। लघु उत्तरीय प्रश्न थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के प्रश्न हो गए, जबकि दीर्घ उत्तरीय का उत्तर मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसके अलावा आपको बता दूं इतिहास का जो एक प्रकार प्राचीन इतिहास का पेपर 1 है, इसका भी हिमालय पेपर मैंने दे दिया। तो एक होता है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आपका प्राचीन इतिहास। अच्छा, मध्यकालीन इतिहास को केवल इतिहास भी कहते हैं, केवल हिस्ट्री कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर नंबर 1 जो था उसको आप लोगों ने देखा होगा। पेपर 2 जो है ये एक प्रकार से आप पढ़ लीजिए और चलिए। सॉरी, तो क्या बोला मैंने, प्राचीन इतिहास का जो पेपर 1 है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक सेमेस्टर का है, रिलीजन एंड फिलोसॉफी के बारे में इसमें मैंने आपको बताया है। पेपर 1 है ये। और पेपर 2 जो है जिसमें हमने एक प्रकार से प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के बारे में चर्चा करी। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सब बहुत महत्वपूर्ण थे जो इसमें बताए गए हैं।
आप इन मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है? और भी जिस सब्जेक्ट का आपका नहीं हुआ है, उसका जल्द ही मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूँगा। प्राचीन इतिहास बी तृतीय वर्ष 6th सेमेस्टर प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला का एक प्रकार से वीडियो है। मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, ओके? और भारत में प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला आपके पेपर का नाम है, पेपर 2 का। अब इसके बाद में मध्यकालीन इतिहास के पेपर 2 का वीडियो आपके समक्ष आएगा और इसके अलावा और भी मॉडल पेपर आपको मैं देता रहूँगा। आप लोग कमेंट करके बताते रहें, ठीक है, कि हमारा पेपर कब-कब है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना कर के देता रहूँगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।